और ये आइकॉन्स ऑफ जर्नलिज्म है। 2014 से पहले तो मैंने बहुत प्रेशर देखे हैं, झेले हैं। उसके बाद जब इस पर एसआईटी बैठी, जब एसआईटी बनी, ये भी यूपीए के टाइम पे, तो एसआईटी ने मुझे भी बुला लिया और कहा कि आपने ये इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बात लिख कर दीजिए कि मोदी जी ने ऐसा बोला था। समय जो ऊपर के जो लोग थे वो भी ये कहते थे कि तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो, इतना ही तो बताना है। दोस्तों, यूपीए के शासनकाल में सरकार के प्रिय पत्रकारों द्वारा की गई सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का पूरा चिट्ठा आज डीडी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने खोलकर रख दिया है। गोदी मीडिया का राग अलापने वाले रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई जैसे तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार दरअसल उसी दौर में सत्ता के चहेते और बिकाऊ मीडिया गैंग का हिस्सा थे। और ये कोई आरोप नहीं, बल्कि अब उसी पत्रकार बिरादरी के एक वरिष्ठ सदस्य सुधीर चौधरी ने खुद स्वीकार किया है। उन्होंने स्मिता प्रकाश के साथ एएनआई पर दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि कैसे यूपीए सरकार के समय मीडिया के एक बड़े हिस्से ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कैसे खुद उन पर भी दबाव डाला गया था कि वे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दें। सवाल है कि तब की यूपीए सरकार में से आखिर कौन नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा था। देखिए, 2002 के गुजरात दंगों को लेकर लेफ्ट लिबरल लॉबी के एक कार्टेल ने सुनियोजित तरीके से गोदी मीडिया के खिलाफ एक राजनीतिक मोर्चा खोला, उन्हें दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। इस नैरेटिव को हवा तब मिली जब 1 मार्च 2002 को गोधरा कांड के तुरंत बाद तब जी न्यूज के संवाददाता सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि वे ना एक्शन चाहते हैं ना रिएक्शन, यानी उन्होंने शांति की अपील की थी। लेकिन लेफ्ट लॉबी के अखबारों और चैनलों ने इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत किया मानो मोदी जी ने कहा हो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सोचिए, जब पूरा माहौल तनावपूर्ण था तब मीडिया का एक हिस्सा इस झूठे नैरेटिव को फैलाने में जुटा था कि दंगों के पीछे खुद मुख्यमंत्री का हाथ है। और यही नहीं, एसआईटी जांच के दौरान सुधीर चौधरी पर भी दबाव बनाया गया कि वे ये स्वीकार करें कि मोदी जी ने वाकई एक्शन रिएक्शन कहा था। लेकिन जब उन्हें एसआईटी के सामने बुलाया गया तो उन्होंने सच्चाई के साथ खड़े होकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी जी से करीब 10 मिनट का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड पर सवाल किया था। मोदी जी ने जवाब में कहा था कि भीड़ ने एहसान जाफरी द्वारा की गई निजी फायरिंग की प्रतिक्रिया में हमला किया, लेकिन उन्होंने स्वयं ये भी कहा कि मैं ना एक्शन चाहता हूं ना रिएक्शन, यानी शांति की अपील। सालों बाद जब एसआईटी ने मोदी जी से यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सटीक शब्द याद नहीं, पर उन्होंने हमेशा केवल और केवल शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अगर उस बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाए तो यह साफ होता है कि उन्होंने हिंसा रोकने की ही बात की थी। और बाद में इसी सच्चाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2022 के अपने फैसले में नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो ये दिखाए कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी या किसी उच्च स्तर की साजिश थी। दोस्तों, मोदी जी को एसआईटी से मिली यह क्लीन चिट केवल एक जांच का अंत नहीं थी, बल्कि एक दशक लंबे मीडिया ट्रायल का जवाब थी। सुधीर चौधरी ने बताया कि 2014 से पहले का मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, बल्कि फोर्थ डिवीजन ऑफ कांग्रेस पार्टी बन चुका था। कुछ चुने हुए पत्रकारों का कार्टेल यह तय करता था कि कौन सा पत्रकार किस बीट पर जाएगा, कौन सी खबर चलेगी और कौन दबाई जाएगी, और यह सब सत्ता के इशारों पर होता था। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई और इस लॉबी की एकाधिकारवादी पत्रकारिता पर ताला लगा तो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। अब वही पत्रकार जो कभी सत्ता के लिए काम करते थे, मोदी सरकार पर प्रेस की आजादी दबाने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। हिपोक्रेसी तब भी थी और आज भी है। तब हर चैनल पर वही नैरेटिव चलता था कि गुजरात इक्वल्स टू दंगे, मोदी जी इक्वल्स टू विभाजन और सेक्युलरिज्म इक्वल्स टू सत्ता की चाबी। आज जब कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसे भक्त या संघी कहकर अपमानित किया जाता है। यूपीए के दौर में फ्री प्रेस का मतलब था वो प्रेस जो सिर्फ सरकार की सेवा करे। आप देखिए, मोदी जी का आम खाने और चूसने वाले प्रश्न पर आज भी ये एलीट मीडिया तंज कसती है, लेकिन वे भूल जाती है कि कैसे वे खुद राहुल गांधी से समोसे का स्वाद कैसा है वाले प्रश्न किया करते थे। समोसे का टेस्ट कैसा है? समोसे का टेस्ट कैसा है? समोसे
और केवल यही क्यों, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान तो भारतीय मीडिया पर पक्षपात और समझौता परस्ती के कई आरोप लगे हैं। 2008 के राज्य और 2009 के लोकसभा चुनावों में पेड न्यूज की व्यापक शिकायतें मिली, जहां राजनेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस के, उन्होंने समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को सकारात्मक कवरेज के लिए भुगतान किया। प्रेस काउंसिल की 2010 की रिपोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए कैंसर बताया। जैसे कि महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने 42 समाचारों के लिए भुगतान किया, जो न्यूट्रल समाचारों की तरह दिखाए गए। दिल्ली में संदीप दीक्षित ने स्वीकार किया कि एक चैनल ने राहुल गांधी के प्रचार के लिए पैकेज डील की पेशकश की थी। पंजाब केसरी ने 2009 में 10 करोड़ रुपए की कमाई पेड न्यूज से की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माना कि उन्होंने विपक्ष की नकारात्मक खबरों को दबाने के लिए अखबारों को पैसे दिए। पीसीआई और ईसीआई ने इसे गंभीर मुद्दा माना, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे रोकने में निष्क्रियता दिखाई। लेकिन आज सुधीर चौधरी का खुलासा हमें याद दिलाता है कि मीडिया में झूठ सिर्फ बिकता नहीं था, उसे गढ़कर बेचा जाता था। नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए फेक नैरेटिव इंडस्ट्री ने वर्षों तक लोगों के मन में जहर बोया। लेकिन 2014 के बाद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उस दीवार को तोड़ दिया जो एलीट मीडिया लॉबी ने खड़ी कर रखी थी। अब जनता खुद सवाल पूछती है, कौन तय करेगा कि कौन विलन है और कौन हीरो, कौन पत्रकार है और कौन एजेंडा मैन? सुधीर चौधरी का यह बयान सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक सबक है। जब मीडिया गिरवी रखी जाती है तो पत्रकार नहीं, सच्चाई मारी जाती है। 2002 से 2014 तक की लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं थी, वो नैरेटिव की आजादी की लड़ाई थी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।